अर्नब गोस्वामी की जो चैट्स वायरल हो रही है, जो पुलवामा अटैक के बाद जो जश्न मना रहे हैं, टीआरपी को लेकर जश्न मना रहे हैं, जो राष्ट्रवाद का नाम पर पूरा शो चलाते हैं और खुद इस तरह के मामले में जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो जज है उनको खरीदने तक की बात हो रही है। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए अरुण जी, ये बहुत ज्यादा गंभीर मसला है। लोग चाहे इसको साधारण रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है। और इसकी गंभीरता का एक आप उदाहरण इससे भी देख सकते हैं कि जो लोग कल तक बीजेपी के मंत्री, बीजेपी आरएसएस के जो लोग जो जिस समय इसको अर्नब को गिरफ्तार किया था, उस दौरान इसके पक्ष में आके लगातार बयान दे रहे थे, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, ये लोकतंत्र पर हमला है, पत्रकारिता पर हमला है और ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये नहीं होने देंगे। आज उन सबकी जुबान पर ताले लगे हुए हैं। तो प्राइमा फेसी यानी फर्स्ट इंस्टेंस में यही अपने आप में इतना बड़ा सबूत है कि ये बहुत गंभीर मसला है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। और सबसे बड़ी बात, हमारा एक भी साथी, हमारा एक भी जवान कहीं भी किसी भी जगह शहीद होता है, हम सबका दिल रोता है, सीना फख्र से जरूर ऊंचा होता है, लेकिन वो हमारे बीच में गया है, हमारी रक्षा करते हुए जाता है, हमें उसका दुख होता है, देश रोता है। जिस समय पुलवामा में यह अटैक हुआ, 44 जवान जब हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए, पूरा देश रो रहा था, पूरा देश इस बात के लिए दुख मना रहा था कि इतनी बड़ी घटना हुई। और इससे भी ज्यादा दुख यह था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। 1.5 साल बाद भी जो चार्जशीट फाइल की गई है, वो भी रद्दी के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। ये स्थिति है। और उन्हीं शहीदों में आप देखिए ना कि, और वैसे भी इसके अलावा भी एक व्यक्ति भी की अगर उसकी भी, साधारण व्यक्ति की भी अगर मौत होती है, उसकी हत्या होती है, दुख होता है। यहां तो 44 जवान शहीद हो गए और उनके शहादत पर एक मीडिया का व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा देशभक्त कहता है, जो सरकार के इतना करीब है, प्रधानमंत्री के इतना करीब है, पीएमओ के इतना करीब है, वो व्यक्ति जश्न मना रहा है, जश्न मनाने की बात कह रहा है कि मतलब विल लाइक क्रेजी। मतलब आपको ये हमला इस तरह अपनी जीत देख रहा है, निश्चित रूप से अटैक जीत देख रहा है। तो क्या यह माना जाए कि वाकई में इसके पीछे सोची समझी कोई प्लानिंग थी कि पहले ये किया जाए और फिर वो किया जाए, आपका जो है उसके हवाई हमले की जो बात थी, क्या ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में कोई एक साजिश थी? मुझे तो आज ये लगता है कि पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी 2019 को हुआ और उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मैंने ये बात कही थी कि ये सब कुछ बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत किया है। ये बीजेपी द्वारा कराया गया हमला है ताकि इलेक्शन में उसको जो है इसका लाभ मिल सके। और अगर देखी जाए ये सारी बात, तो ये तो उसी बात को सिद्ध कर रही है जब वो कहता है कि इसका मतलब इलेक्शन में स्वीप करेंगे। जो उसके बाद में हमला हुआ है 28 तारीख को, वो तो यही सारी चीजें सिद्ध कर रहा है। जो अर्नब गोस्वामी के साथ में उसकी बातचीत है और उसको जो चैट है, वो यही कर रहा। तो इससे ज्यादा और दुखद क्या होगा? और मैं ये कह सकता हूं कि ये देशभक्ति की आड़ में मैं समझता हूं इस देशद्रोह ये लोग कर रहे हैं। ये भेड़िए की खाल में छुपे हुए जो है ना, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये इस तरह से कहा जा सकता है। ऐसे लोग हैं जो जवानों की शहादत पर जश्न मनाते हैं और टीआरपी, इसका मतलब यह है कि उनकी नजर में किसी इंसान की कोई कीमत नहीं है। इंसान मरे मर जाए, पर उसके मरने से भी उनको अगर टीआरपी मिल जाए, बस ये उसमें खुश हैं, उसमें मस्त हैं। अपनी टीआरपी के लिए किसी की भी बलि चढ़ जाए, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये स्थिति है। आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अरुण जी, इसमें तो कोई बात रही नहीं गई। देखिए बालाकोट में क्या होने जा रहा है, एयर स्ट्राइक हो रही है और उसको मालूम है, वो मालूम है कि इससे बड़ा कुछ होने जा रहा है, उसको पहले से ही सूचना है और वो उस बात को एक व्यक्ति को बता भी रहा है। मतलब अगर मान लेते कि सूचना आपके पास है, आप अपने पास ही रखे हुए तब भी, लेकिन आप व्हाट्सएप चैट पर वो बात लिख के बता भी रहे हैं कि उससे भी बड़ा कुछ होना। और जिस माध्यम से ये लीक हुई है,
उस पर भी सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की, जो इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि पता ही नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, उस इंफॉर्मेशन को बिलीव करके इस तरह से माना। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इसका सौदा कर ले, अपने विदेशी ताकत से ही अगर सौदा कर ले वो व्यक्ति, तो स्वाभाविक है हमारे जो जवान हैं, हमारी जो सेना है, उन जवानों की, हमारी सेना की जिंदगी और जो शाख है वो सब धूल में मिल जाएगी। इस तरह जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, मैं समझता हूं दोस्त को सोचना चाहिए। एक बात मैं थोड़ा सा यहां आपको याद दिला, अगर यही बात, यही चैट किसी मुस्लिम समाज के पत्रकार की होती या किसी क्रिश्चियन समाज के पत्रकार की होती, तो यही मेन मीडिया जो आज की तारीख में चुप बैठा है, जिसके मुंह पर ताला लगा है, यही बीजेपी आरएसएस के लोग जो बोल नहीं रहे, जिनके मुंह पे ताला लगा है, सारे के सारे जाके अब तक तो उसे मार दिए होते। कब लग रहा है जो है ना, ये किसानों के पास नोटिस भेज रहा है, उनको जो है 3 लोगों के पास नोटिस भेजना चाहिए, वो तो साफ हो गया। सीधी बात है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के खिलाफ न केवल नोटिस भेजना चाहिए, उठा के जेल में डाल के, और मैंने पहले भी कहा था कि जेल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये इतने, इस देश के लिए इतना बड़ा खतरा है ये लोग, इनका बाहर रहना वाकई में देश के मान सम्मान और देश के लोगों की जान के लिए निहायत घातक है। ऐसे लोगों को पकड़ के न केवल देशद्रोह, आप देखिए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और 55 दिन आज हो रहे हैं, उनमें से किसी भी ने भी शांति व्यवस्था को भंग नहीं किया, किसी ने भी कानून को हाथ में नहीं लिया है, शांतिपूर्वक तरीके से, पूरे व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा व्यवस्थित, इतना बड़ा, इतना बढ़िया आंदोलन आज तक कभी और कहीं नहीं हुआ जो हमारे देश में इस समय चल रहा है। उस आंदोलन के लोगों को, उस आंदोलन के नेताओं को, उस आंदोलन में शामिल होने वाले संगठनों को, पत्रकारों को, कलाकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं देशद्रोह के। मैंने वो धारा देखी जो एफआईआर नंबर है 40/2020 जो 15 दिसंबर को की गई है, उस धारा जो लगाई गई 120B, 124A, 153B, मतलब आपने क्या क्या मतलब कर रखा है। और साथ में 13, 17, 18, 18B जो यूएपीए एक्ट की हैं, 20 वो यूएपीए एक्ट की वो धाराएं लगा के, इतनी गंभीर धाराएं लगा के आप उनको नोटिस दे रहे हैं। 160 सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस दे रहे हैं आप, उन्हें बुला रहे हैं, बताएं भी क्या करें। और ऐसे लोग इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? मैं समझता हूं इससे ज्यादा गंभीर कोई मुकदमा है आप अपने आप ही एफआईआर कर लेते हैं। क्या एनआईए को नहीं चाहिए, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी इस तरह के जो मैटर उनमें इन्वेस्टिगेशन करने की, वही एनआईए, जिस एनआईए ने जो भीमा कोरे गांव का जो मुकदमा, फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा, उसमें बिल्कुल बेगुनाह लोगों को, झूठे लोगों को, 83, 84 साल के लोगों को, वरवरा राव हो, चाहे जो आपके फादर स्टेन स्वामी हो, चाहे आनंद तेल तुमड़े साहब हो, चाहे आपके जो गौतम नौलखा हो, चाहे सुदामा, ऐसे लोगों को गिरफ्तार, बेगुनाह लोगों को। इस मामले में अर्नब गोस्वामी ने जो खेल खेला है, जो आर भारत ने, जो टीवी ने जो खेल खेला है, वो कह रहे कि इसके पीछे कांग्रेस और पाकिस्तान का आता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो व्यक्ति वर्तमान प्रधानमंत्री के करीब हो, वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो सारी चीज उसे मालूम हो, पीएमओ क्या कर रहा है वो सारी चीज उसे मालूम हो, पीएमओ के माध्यम से उसे मालूम हो रही है, पीएमओ को जो अपनी जेब में रखता हो, और आगे आने वाले में कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जिसको ये सारी चीजें हो, उसके लिए कांग्रेस को दोषी दोगे आप, पाकिस्तान को दोषी दोगे आप? उसके लिए तो खास ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री, यही सारे लोग जिम्मेदार। मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, यही लोग हैं। और जब ये सारी चैट आ रही है, इससे आपको पता लग रही है कि देश के लिए खतरा किनसे है। कोई कार्रवाई होगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई कार्रवाई होगी। अगर कोई कार्रवाई होगी तो भैया सुप्रीम कोर्ट है, उसे बचाने के लिए उसकी बेल एप्लीकेशन तुरंत सुन ली जाएगी, चाहे एप्लीकेशन में कितनी भी खामियां हो, बेल दे दी जाएगी। उसके पास तो सब कुछ है। जो जजों को खरीदने की बात करता हो, सुप्रीम कोर्ट जिसकी जेब में रखी हो, सुप्रीम कोर्ट से जिसे तुरंत रिलीफ मिल जाता हो, पीएमओ जिसकी जेब में रखा हो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर कार्रवाई होनी होती तो अब तक तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हां, यह अलग बात है कि महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस जो है वो उस सारे मामले को, गंभीरता को देखते हुए मामले की,
वो कार्रवाई करे तो वो एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो राष्ट्रवाद का जो ढिंडोरा पीटा गया, ये कौन सा राष्ट्रवाद ये है कि देश के ऊपर जो खतरा है, देश के ऊपर हमला हो गया है, उसके बाद उसको वो अपनी जीत बता रहे हैं कि इससे टीआरपी आएगी, इससे जो है लोग हमें ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? सबसे बड़ा सवाल यही है। नहीं, देखिए अरुण जी, सब राष्ट्रवाद के एक अंदर, राष्ट्रवाद के लिफाफे में, या यूं कहो कि राष्ट्रवाद की पैकेजिंग में, ये इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है, ये सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, और कहो तो आप ये सीधा सीधा आतंकवाद है। और मैं मानता हूं कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और ऐसे मीडिया कर्मियों को और इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, सबको। लॉयर है, आपके हिसाब से कि क्या मामला बनता है? मैं समझता हूं कि जो ये सारी चीजें धारा लगाई गई 120B, 124 है और ये 153A, 153B वगैरह, सारी की सारी, ये सब कुछ सारी इनके खिलाफ बनती हैं। साथ में आतंकवाद की जितनी भी धाराएं हो सकती हैं कठोर से कठोर, वो सारी इनके खिलाफ बनती हैं। इनका न केवल लाइसेंस रद्द होना चाहिए, टीवी पूरी तरह से बंद होना चाहिए, और इनको और इसके साथ जितने भी लोग शामिल हों, चाहे पीएमओ के लोग हों, चाहे मंत्री हों, चाहे जो भी लोग हों, सबके खिलाफ ये कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। मेरे विचार से ये है। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बातचीत की।